Welcome back, dear students. In this class, we are going to discuss about what are the diagnostic tests to confirm hypertension. In previous slides, we have discussed about complication prevention and what are the signs and symptoms of hypertension. In this slide, we are going to discuss what are the diagnostic tests to perform to identify or to diagnose hypertension. तो डायग्नोसिस टेस्ट कौन से किए जाते हैं हाइपरटेंशन को जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको है हाइपरटेंशन पेशेंट को या नहीं है। जैसे कि हम सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं पेशेंट का। यूरिन एनालिसिस करेंगे पेशेंट का तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पेशेंट को उसके यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कितना है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। थोड़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं तो हम ब्लड केमिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं पेशेंट का, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल एंड अदर टेस्ट्स। देन 12 लीड ECG टेस्ट, ये एक अच्छा टेस्ट है जिसमें हम बेसिकली जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है उसको मॉनिटर करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इन बिटवीन कंडक्शन तो वो नॉर्मल है नहीं है, कुछ मिसमैच तो नहीं हो गया है, वो सब चीज़ें। स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को देखने के लिए इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। देन क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये किडनी के लिए किया जाता है। किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। क्लियरेंस टेस्ट में किडनी कम रेस्पॉन्स दे रही तो कहीं ना कहीं यूरिन फ्लूइड रिटेंशन को डिटेक्ट करना या उसका मान लीजिए किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। रेनिन लेवल, बॉडी के अंदर जो किडनी से रेनिन हार्मोन निकलता है उसका लेवल देखेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो जाएंगी। देन हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिक लेवल, तो ये भी हमें देखना। हीमोग्लोबिन अगर कम होगा बॉडी के अंदर, जैसे फीमेल्स के अंदर 12 mg/dl स्टैंडर्ड होता है और मेल के लिए बात करें तो 14 mg/dl स्टैंडर्ड होता है, उससे कम है या हीमोक्रेटिक लेवल के अंदर चेंजेस आ गए तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आने की उम्मीद बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर कई बार हाइपरटेंशन देखी जा सकती है या फिर एनीमिक केस के अंदर कई बार देखी जा सकती है। देन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बेसिकली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वापस से वही किडनी की फंक्शन टेस्ट को हम देख रहे हैं। देन ग्लूकोज, बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ख़राब करती है। फर्दरमोर जो डायबिटिक पेशेंट आगे चल के उनको हाइपरटेंशन होने की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कैटेकोलामाइन के एक कंपाउंड है, इसका लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से फर्दर हाइपरटेंशन हो जाती है। देन है सीरम पोटेशियम लेवल, अगर बॉडी के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल लगातार कम होता जाएगा तो डायरेक्टली इंडिकेट है कि सोडियम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। पोटेशियम और सोडियम ये दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। सोडियम जैसे आपका सीरम पोटेशियम कम होगा तो सोडियम बढ़ जाएगा, सोडियम ज़्यादा होगा तो पोटेशियम। जैसे सेल के अंदर और बाहर आपको पहले ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम और पोटेशियम अवेलेबल रहते हैं। देन है सीरम कैल्शियम, अगर बॉडी के अंदर सीरम कैल्शियम यानी कैल्शियम का लेवल जो कि 8.5 से 10.5 mg/dl नॉर्मल होता है, अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, सभी जो हार्ट है या आपकी आर्टरीज हैं वेन्स है वो ज़्यादा मात्रा में सिकुड़ जाती हैं तो उसकी वजह से बीपी बढ़ने के चांस हैं। लिपिड प्रोफाइल सेम एज आपका कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, HDL है, इनकी मात्रा का बढ़ने, जैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की लिए बात करें तो 150 से 200 mg/dl नॉर्मल वैल्यू होती है कोलेस्ट्रॉल की, और LDL HDL 135 mg/dl होते हैं। अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमको दिक्कत बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात कर लेते हैं, अगर ये कोई हमारी वेन है तो उसके अंदर LDL तो यहाँ नीचे की तरफ को यहाँ पे तैरता है, इसको बोलते हैं LDL। अगर ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक प्लेग यानी थ्रोम्बस बना देता है, तो इसकी संभावना सबसे, इसलिए LDL सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और जो HDL है हाई डेंसिटी प्रोटीन, वो सेंटर में चलता है ऐसे, तो इससे कोई खतरा नहीं रहता हमको HDL से, जबकि LDL लो डेंसिटी प्रोटीन से हमें यहाँ पे खतरा बना रहेगा। देन थायराइड स्टडीज़ जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि अगर थायराइड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म जो डिसीज़ है उसमें कोई पेशेंट है तो उसकी बॉडी थोड़ा फास्ट काम करेगी नॉर्मल पेशेंट से, तो वहाँ भी बीपी बढ़ने के चांसेस हैं। देन सीरम यूरियन एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन, तो ये भी बेसिकली क्या करेगा, बॉडी के अंदर बीपी बढ़ा सकता है। यूरिन एनालिसिस अभी हम देख ही लिए हैं, पीछे किडनी का फंक्शन देखते हैं यूरिन एनालिसिस के अंदर। क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी हम लोग देख चुके हैं अभी किडनी फंक्शन के लिए। देन है VMA, ये बेसिक कैटेकोलामाइन मेटाबोलाइट्स होता है बेसिकली। ये अगर बॉडी के अंदर, अभी हमने देखा डायबिटीज़ वाले एक पेशेंट के अंदर मिल जाता है, ये बढ़ता है तो एक तरह का कैंसर
जो बेसिकली बन जाता है, तो ये भी एक लीडिंग कॉज है हाइपरटेंशन के लिए। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का एक कैंसर होता है, तो इसके होने से एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ट्यूमर बन जाएगा उसके अंदर। फर्दरमोर वो हार्मोन्स वगैरह अच्छे से सीक्रेट नहीं कर पाएगी, वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाएगा। यूरिक एसिड, बेसिकली ये भी किडनी के फंक्शन को देखने के लिए किया जाता है यूरिक एसिड टेस्ट। अगर वैसे बेसिकली किसी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो जॉइंट पेन, स्पेशली बोन का जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन रेनिन, अभी इसके लिए बात कर ही लिए थे, ये बॉडी के अंदर आगे जाके आपकी एंजियोटेंसिन कोनोटिक एंजाइम को प्रोवोक करता है। देन यूरिन के अंदर स्टेरॉइड्स आ रहे हैं, बेसिकली वो भी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म या फिर ऐसा कुछ, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसफंक्शन कर रही है, कसिंग सिंड्रोम हो गया बॉडी के अंदर, तो वो भी आपका हाइपरटेंशन दे सकते थे ना। आईबीपी, तो ये भी दिखाता है कि सेकेंडरी में जो रीनल पेरेंचिकमल डिसीज़ है या फिर रीनल यूरेथ्रल कैल्कुलाई बन गई है, तो वो कहीं ना कहीं इंट्रावेनस पाइलोग्राम आपको देखना पड़ता है, तो वो देखेंगे। देन किडनी का रीनोग्राफी कराएंगे, न्यूक्लियर स्कैन, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा देगा कि किडनी के अंदर कोई इश्यू तो नहीं, कोई पथरी वगैरह तो नहीं बन गई, कोई कैल्कुलाई वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लॉक तो नहीं लग गया नेफ्रॉन्स के अंदर। देन एक्स्ट्रायूटरी यूरोग्राफी कर लेंगे बेसिकली पेशेंट की, ताकि वो भी रीनल एट्रोफी देखने के लिए स्पेशली ये किया जाता है। तो क्रोनिक रीनल जो डिसीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे चेस्ट एक्सरे के अंदर बेसिकली हम जितनी भी हम पल्मोनरी आर्टरी है, ओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है या फिर वेंट्रिकल एट्रियल हाइपरट्रोफी, इसको देखने के लिए चेस्ट एक्सरे निकालते हैं। देन सिटी स्कैन एक बेहतर टेस्ट है, एक्सरे से बेहतर रिजल्ट दिखते हैं सिटी के अंदर। बाकी प्रोसीजर कॉमन ही है, इसमें सब कुछ जो बोन्स हैं वाइट दिखती हैं, इसमें ब्लैक दिखती हैं। इकोकार्डियोग्राम, इट मीन्स ईसीजी, तो ईसीजी निकालेंगे तो उसके अंदर PQRS जो इंटरवल्स हैं या फिर वेव्स हैं, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस हमको दिखाई देंगे तो वो भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, पेशेंट को फर्दर डायग्नोस करने में मदद कर देते हैं। अब कुछ मेडिकेशन के लिए बात करें, जैसे हमने पहले ही बात की, तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम करना चाहें किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट का, तो कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा ब्लॉकर, यानी जो बीटा के एक्शन को ब्लॉक कर दिया, ऐसी एक ड्रग है वो है बीटा ब्लॉकर्स। इट प्रिवेंट्स स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एंडोजेनिक रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम ये जब कोर्स पढ़े थे उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा था पेशेंट का, तो उसी को रोक रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉडी क्या फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में नहीं जा पाएगी। तो फॉर एग्जांपल एटिनॉल, प्रोपेनॉल, टिमिनॉल, बेटोक्सोनॉल, ये सभी कंपाउंड हैं जो किस कैटेगरी के अंदर, बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देंगे। देन वेसोडायलेटर, तो एक कोई ऐसा ड्रग जो वेसल्स को डायलेट कर दे, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेंस को डायलेट कर दें, सच एज नाइट्रेट्स। तो ऐसी कोई ड्रग जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वेंस को डायलेट कर दी, उसको बोलते हैं वेसोडायलेटर। इसके अंदर भी फर्दर मोर शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन 0.15 से 1.2 mg सबलिंगुअल दी जाती है। लॉन्ग एक्टिंग आइसोर्बिट डाइनाइट्रेट आती है 5 से 10 mg, ये भी सबलिंगुअल दी जाती है। और जैसे इसका ब्रांड नेम है सॉर्बिट्रेट, तो सॉर्बिट्रेट के अंदर अगर आपको ब्रांड नेम याद हो सॉर्बिट्रेट से आ जाती है वेसोडायलेशन। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अभी हम पढ़े थे कैल्शियम का लेवल अगर मान लीजिए 12 हो गया कि नॉर्मल कितना होता है 8.5 से 10.5 mg/dl, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में। तो वेरापेमिल और निफिडिफिन वगैरह ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो करते क्या है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। फर्दरमोर डायलेशन हमको देखने के बाद डायलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ड्रग्स होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, अभी जो रास सिस्टम हम देख रहे थे, ये उसी को रोकने वाली ड्रग है, यानी रीनिन हार्मोन निकलेगा लेकिन फर्दरमोर क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कैपिटोप्रिल, रामोप्रिल, बेंजोप्रिल, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये काम करेंगे क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, फर्दरमोर चेंजेस नहीं होने देंगी फर्स्ट से सेकंड में। देन डायरेटिक्स, यानी पेशेंट के अंदर हमने बात की थी, बार बार फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जा रहा था, एपेटेक्सिस हो जा रही थी, हेडेक हो जा रहा था, फ्लूइड बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आ जा रही थी, प्रोटीन यूरिया हो रहा था। तो इस बार हम क्या करेंगे, फ्यूजेमाइड देंगे, फ्यूजेमाइड थायजाइड। फ्यूजेमाइड एक लूप डायरेटिक है, तो लूप ऑफ हैनले पे काम करती है और इधर क्या होता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है। जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए बात करें तो फूड के अंदर सोडियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट का, मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर, एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन एज ऑर्डर, प्रोवाइड कंफर्ट, give follow position, instruct the patient to reduce weight, avoid smoking and alcohol, stress, instruct the for daily exercise and good habit adaptation के लिए बोलेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर ये सभी नर्सिंग डायग्नोसिस, किसी को कोई क्वारी हो उसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।